नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आज कमोडिटी नाउ में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुगंधा सचदेव है रेलिगेयर ब्रोकिंग से, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल हैं, और साथ ही हमारे साथ दो और गेस्ट होंगे। नरेंद्र तनेजा होंगे जो एनर्जी मार्केट पर अपनी राय रखेंगे, साथ ही प्रफुल्ल विठलानी होंगे जो एस्टा ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अब चारों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की टॉप खबरों की, कहाँ जहाँ जिन खबरों पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो डॉलर 16 महीने की ऊंचाई से फिसला है, हल्की कमजोरी अब आई है। हालांकि उसके बावजूद बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा नहीं मिल रहा है। आज के सत्र में हल्की कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। महंगाई की चिंता अब भी बरकरार है। चांदी की बात करें तो अक्टूबर में यूएस में कंज्यूमर प्राइस 6.2% बढ़ा था, जो एक करीब 31 साल में सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट राइज था। और तो महंगाई पर अब पूरी तरह से बुलियन मार्केट की नज़र है, और इस पर फेड का आगे किस तरह का फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। क्रूड की बात करें तो आईईए और ओपेक दोनों को लग रहा है कि फोर्थ क्वार्टर से, चौथी तिमाही से ओवर सप्लाई बढ़ने की संभावना है। तो ये खबर है जिससे क्रूड में कल 3% से ज़्यादा की गिरावट देखी। नेचुरल गैस की बात करें तो इन्वेंट्री रिपोर्ट से पहले दबाव है। बेस मेटल्स में अगर कुछ काउंटर्स, कॉपर में मजबूत डॉलर से यहाँ पर दबाव बना हुआ है। आज के सत्र में आधे से 0.25% की कमजोरी कॉपर के काउंटर पर भी देख रहे हैं। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें। इसके बाद कुछ और खबरें बेस मेटल्स में ही कुछ और खबरों की बात करें तो जिंक, जहाँ पर चीन में वेयरहाउस इन्वेंट्री बढ़ने से दबाव बना है। चीन की जिंक के बाद निकेल की अगर बात करें तो निकेल में आज के सत्र में बेहद ही रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन कमजोर आर्थिक आंकड़ों से ऊपर के लेवल पर दबाव दिख रहा है। जिस तरह के इकोनॉमिक नंबर आ रहे हैं, मैक्रो नंबर हैं, वो सपोर्टिव निकेल के प्राइस को नहीं कर रहे हैं। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एलएमई वेयरहाउस में इन्वेंट्री में कमी आई है, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर एमसीएक्स पर आज के ट्रेड की बात करें तो यहाँ 1% तक की गिरावट दिख रही है। अब कुछ एग्री काउंटर्स की बात कर लेते हैं। सोयाबीन ग्लोबल प्राइस बढ़ने से सपोर्ट मिला था, लेकिन आज 1% से ज़्यादा की गिरावट है। 6000 के आसपास फिसल गया है सोयाबीन का वायदा। इसके अलावा कुछ और एग्री काउंटर्स में एक्सपोर्ट मांग बेहतर और कैस्टर मिल प्राइस में भी तेज़ी से कैस्टर की कीमतों को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। चलिए कुछ और एग्री काउंटर्स में जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए वो है क्रूड पाम तेल। कम उत्पादन अनुमान है और नवंबर में एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है। तो ये क्रूड पाम तेल को लेकर अपडेट है। 15 नवंबर तक के जो आंकड़े आए हैं वो अपडेट है। कॉटन की बात करें तो चीन फिर से नेक्स्ट राउंड का रिजर्व में कॉटन बेचेगा। उसके अलावा कॉटन के बाद कुछ और काउंटर्स की अगर बात की जाए तो हल्दी, पुराने स्टॉक की कम मांग है और नए स्टॉक्स का ट्रेडर अब इंतजार कर रहे हैं। तो हल्दी को लेकर ये खबर है। जीरा, घरेलू मांग बढ़ने से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। एक्सपोर्ट मांग लगातार मजबूत बना हुआ है, इससे यहाँ पर सपोर्टिव है जीरे के लिए। धनिया की बात करें तो एमपी में और राजस्थान में यहाँ पे बुआई कम है, जो एक सपोर्टिव फैक्टर है प्राइस के हिसाब से। चलिए, तो ये तो कुछ बड़ी खबरें हुई जिन पर आपको पूरे दिन नज़र रखनी चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से, या फिर आप हाजिर के भी ट्रेडर है तो भी आपको इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारे साथ सुगंधा सचदेव और भाविक भी है। सुगंधा जी, क्रूड में काफ़ी गिरावट कल के सत्र में हमने देखी थी। अब क्या लग रहा है, क्रूड में अब यहाँ से रिकवरी आएगी? क्या $75 भी दिख सकता है ब्रेंट क्रूड में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। मुझे लगता है अभी प्राइसेस स्लाइटली नरम ही रहेंगे, बिकॉज अभी अगर हम देखें तो ओपेक और आईईए ने डिमांड फोरकास्ट को कम किया है फॉर द फोर्थ क्वार्टर। और इसके साथ साथ जो मेजर न्यूज़ है मार्केट में कि चाइना अपने स्टेट रिजर्व से ऑयल को रिलीज कर सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आते हुए देखा है। एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। इनफैक्ट यूएस ने काफ़ी सारे की कंज्यूमर से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने स्टेट रिजर्व से ऑयल को रिलीज करें, जिससे इन्फ्लेशन के फियर्स कुछ हद तक कम हो जाएं। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो ऑयल की प्राइसेस को सप्रेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने यूरोप में कोविड-19 के केसेस को भी बढ़ते हुए देखा है, इससे भी डिमांड वरीज निकल के आ रही है और ये भी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि मार्केट ओवर सप्लाई की सिचुएशन में वापस जा सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स क्रूड ऑयल की प्राइसेस को सप्रेस कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी नियर टर्म आउटलुक स्लाइटली वीक रहेगा, इवन दो ओवरऑल मैं नहीं मानती कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा यहाँ से डाउन साइड दिखा सकते हैं। बट येस, नियर टर्म के लिए मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 5800। स्टॉप्स रहेंगे 5880 ऑन द हायर साइड और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 5680। हैविंग सेड,
मुझे लगता है 5600 मार्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा प्राइसेस के लिए, और वहां से दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। वहाँ से बाइंग इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये सपोर्ट लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज के लिए हालांकि इन्होंने सेल कॉल ही दिया है, 5800 पे आपको सेल करे 5680 के टारगेट के लिए। भाविक, आपको क्या लगता है, कच्चे तेल की गिरावट आपको भी लग रही है कि यहाँ से और बढ़ेगी और यहाँ बेचकर ही जाना चाहिए? देखिए, मुझे भी अभी लग तो रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म थोड़ा और वीकनेस दिख सकता है, बट ओवरऑल अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि बॉटम के करीब आ चुका है। ऑल्दो यूएस की अगर देखें तो जो प्रोडक्शन है वो आई थिंक दिसंबर में प्री पेंडेमिक लेवल के करीब आ सकती है, तो उसकी वजह से भी और थोड़ा दबाव रह सकता है। बट अगर आज के देखें प्राइस एक्शन की बात करें तो जिस हिसाब से गैप डाउन होकर अभी थोड़ा सस्टेन हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इंट्राडे थोड़ा शॉर्ट टर्म शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, तो आई थिंक वही मैं प्ले आउट करना चाहूँगा, क्योंकि ओवरऑल अभी भी वीक ट्रेंड तो है। पर इंट्राडे अगर डिप आती है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 5715 के करीब, तो एक बार बाय कर सकते हैं बहुत छोटा एसएल 5670 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 5800। मुझे नहीं लग रहा कि आज ज़्यादा ओप साइड दिख सकता है, बट जस्ट शॉर्ट कवरिंग अगर प्ले आउट होता है तो वो शॉर्ट कवरिंग की स्ट्रेटेजी ही ट्रेड करनी चाहिए। यानी नीचे के लेवल पे भाविक की यहाँ पर खरीदारी की राय है और सुगंधा जी का मानना है कि ऊपर के लेवल पर बेच कर जाएं। तो ये अलग अलग ट्रेड है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से सुगंधा जी, आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल में गिरावट कहाँ तक जाती है, आपको दिख रही है, या अब बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, ओवरडन है, 1-2% की और कमजोरी आएगी और फिर से वापस से रफ्तार पकड़ सकता है? क्या लग रहा है आपको? विश्वमोहन, अगर मीडियम टर्म देखें तो मुझे लगता है $75 अ बैरल फॉर WTI क्रूड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कुशन एरिया रहेगा। जब तक ये होल्ड करता है वापस से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, बट यूएस की साइड से काफी प्रेशर आ रहा है ओपेक पर भी टू इंक्रीज सप्लाई, और सारे कंज्यूमर नेशंस को भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑयल को रिलीज करें। ये दोनों फैक्टर्स अभी लगता है नियर टर्म में प्राइसेस को प्रेशर में ही रखेंगे, बट हमें नजर रखनी होगी $75 अ बैरल के लेवल पर। अगर ये ब्रेक हो जाता है इन दैट सिनेरियो, 69 तक भी प्राइसेस स्लिप कर सकते हैं, $69 अ बैरल, और डोमेस्टिक मार्केट में इट वुड ट्रांसलेट टू लेवल्स ऑफ अराउंड 5200 एज वेल। बट यस, इन डोमेस्टिक मार्केट एज लॉन्ग एज 5600 मार्क इज होल्डिंग, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ओवरऑल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए प्रूडेंट रहेगी। बट इन केस 5600 मार्क इज ब्रीच, 5200 तक के लिए शॉर्ट पोजीशंस पोजिशनल बेसिस पे बिल्ड कर सकते हैं। कच्चे तेल को लेकर चलिए गोल्ड और सिल्वर पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर भी दबाव है ऊपर के लेवल पर बिकवाली। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग हर्डल के तौर पे दिख रहा है, 49,200-300 के आसपास जाके वापस से नीचे आ जाता है। सुगंधा जी, क्या लग रहा है गोल्ड में? विश्वमोहन, अगर हम गोल्ड के प्राइसेस की बात देखें तो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली हमने अक्टूबर की स्टार्टिंग से आते हुए देखी है। मेजर कंसर्न्स रहे हैं अबाउट अभी आउट ऑफ कंट्रोल जो इन्फ्लेशन होती जा रही है, जैसा कि आपने भी मेंटेन किया। सीपीआई डेटा हैज बीन द फास्टेस्ट राइज इन लास्ट 30 इयर्स। सो ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में एज एन इन्फ्लेशन हेज हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है। बट अभी मुझे लगता है ये रैली कुछ हद तक यहाँ पे लेथार्जिक होती हुई नजर आ रही है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 49,500 टू 49,600। प्राइसेस कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की भी बात करूं तो 1877 पर आउंस एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, मुझे लगता है प्राइसेस स्लाइटली कूल ऑफ होंगे, ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। बट यस, बिकॉज इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है, मार्केट में कंसर्न्स दोबारा से इमर्ज हो रहे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट्स को जल्दी हाइक कर सकता है, सो दैट टाइमलाइन कैन बी ब्रॉट फॉरवर्ड। सो ये एक्सपेक्टेशंस प्राइसेस को स्लाइटली सप्रेस कर रही है। मुझे लगता है आज इंट्राडे सेशन के लिए कॉशियस शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 49,350, स्टॉप्स रहेंगे 49,550, डाउनसाइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 48,900। हैविंग सेड, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव रहेगा, लोअर लेवल से दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, लोअर लेवल पे वापस से बाइंग आएगी। भाविक, आपको क्या लगता है गोल्ड में आज के लिए, इंट्राडे के लिए? देखिए, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी एक्सटॉर्शन आ चुका है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी देखें तो 1865 के ऊपर सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, तो उसकी वजह से भी गोल्ड में थोड़ा बहुत हेडविंड्स आ रहा है। आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है गोल्ड में, मे बी 1845 से 1830, क्योंकि 1800 से 1865 की हमने एकदम स्ट्रॉन्ग रैली देखी और उसके बाद फॉलोअप नहीं हो रहा है। तो आज के दिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 49,250 से 49,280 के करीब आता है, तो वहाँ से मैं शॉर्ट की राय दूंगा। टारगेट रहेगा 49,000 और स्टॉप लॉस रहेगा 49,450 का।
ये व्यू है गोल्ड पर। चलिए क्रूड पर वापस से लौटते हैं, हमारे साथ नरेंद्र तनेजा है, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। तनेजा जी, सर क्या लग रहा है आपको, ब्रेंट क्रूड आपने कहा भी था कि ये लेवल टिकाऊ अभी शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिख रहा है, तो क्या 75 का लेवल भी दिख सकता है, $75 तक आ सकता है ब्रेंट क्रूड का भाव? नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि $75 के आसपास ये पहुंचेगा। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कुल मिला के कोरोना वायरस का जो थोड़ा इशू यूरोप में दोबारा आ गया है, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा कारण ये है कि जो डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल्स में आप देखिए, जितनी डिमांड है वो बढ़ी है, लेकिन सप्लाई जो है वो काफी बरकरार है। आने वाले समय में जो सप्लाई जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है, कम से कम शॉर्ट टर्म में। दूसरी तरफ अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति वो पूरी इस बात पे लेके अड़े हुए हैं कि ऑयल की कीमत जो है, कच्चे तेल की कीमत कम होनी चाहिए, और उसके लिए वो सऊदी अरब से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने रूस से भी बातचीत करी है, और साथ में मार्केट में भी वो कहीं ना कहीं अपना जो प्रभाव लगा रहे हैं कि क्योंकि अभी जो वहाँ तेल की कीमतें बहुत ज्यादा है, और वही बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है वो 6% पे पहुंच चुका है। 3% ग्रोथ हो, 6% इन्फ्लेशन हो, तो उस हालात में तो वो दोबारा इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। वहाँ अगले साल संसद के चुनाव है, तो इसलिए उनका पूरी कोशिश है कि तेल जो है उसको $70 पे लेके आया जाए, और कहीं ना कहीं जो है वो उसकी पूरी कोशिश पे लगे हुए। जब अमेरिका का इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका चाहता है तो तेल की कीमतें नीचे होती हैं, हमने ये देखा है इस बात को। तो उनकी कोशिश, साथ में जो है डिमांड में ऐसे कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी का ना आ जाना, सप्लाई कंसर्न कोई मेजर ना होना, तीन ऐसे फैक्टर हैं। मुझे लगता है कि अगर $75 पहुंचेगा तो मुझे कम से कम कोई आश्चर्य नहीं होगा, और मुझे लगता है कि $75 कम से कम शॉर्ट टर्म में आने वाले जो क्रिसमस तक तो पहुंच सकता है। हालांकि अगले साल सप्लाई कंसर्न्स भी होंगी, तेल महंगा भी होगा, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये इमीडिएट जो फ्यूचर है उसकी बात कर रहा हूँ। यानी जो इमीडिएट है वो दिसंबर तक लग रहा है, क्रिसमस तक $75 तक भी ब्रेंट क्रूड का भाव जा सकता है। हालांकि अगले साल के लिए तेजी का अनुमान है। सर, यूएस का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है 2022 में प्रोडक्शन वापस से प्री कोविड लेवल के पास होगा, रिकॉर्ड प्रोडक्शन के आसपास जो यूएस कर रहा था वहां पर वापस पहुंच जाएगा? देखिए, वहां पे हमने ये देखा है कि अगर आप रिग काउंट, हम लोग जो देखते हैं जो ऑयल जगत में, कि रिग काउंट को देखते हैं कि रिग काउंट जो है वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। रिग काउंट ऊपर जा रहा है, अर्थात ज्यादा रिग जो है वो बिजनेस में वापस आ रहे हैं, खासतौर से शेल के अंदर। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिकी जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा, और साथ में ये भी अमेरिका में कुछ लोगों का कहना है कि एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया जाए, मतलब एक्सपोर्ट ना हो, तो उससे तो फिर जो है WTI और अब कुल मिला के अमेरिका में तेल जो है उसकी कीमतें नीचे जाएंगी, और उसका प्रभाव भी पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा, ईरान को देखकर भी अमेरिका नरम पड़ रहा है, तो क्या ईरान का तेल सीधा वापस आ जाएगा? अभी घुमा फिरा के बाजार में तो वो आता ही है, टर्की के माध्यम से आता है, अन्य रास्तों से आता है, स्पॉट मार्केट से आता है, चीन में तो जाता ही है, तो उसका भी हमने देखा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो कुछ सप्ताह है उसमें तेल की कीमत जो है, कच्चे तेल की, वो $75 ब्रेंट जो है उसके आसपास वो पहुंच सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ही होगा। ऐसा नहीं है कि वहां कीमत टिक जाएगी। अगर जाड़ा बहुत सख्त पड़ जाता है, बहुत जबरदस्त जाड़ा पड़ता है और गैस सप्लाई कंस्ट्रेंट होती है, तो कीमत फिर ऊपर चली जाएगी। इसलिए कोई लॉन्ग टर्म प्रोडिक्शन करना हमेशा तेल के बारे में मुश्किल होता है, लेकिन आज को अगर देखते हैं, आज का होराइजन जब मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है $75 के आसपास तेल पहुंच सकता है। बड़ा रियलिस्टिक व्यू है। हालांकि जो लंबा व्यू है अगले साल का 2022 2023, उसमें तो तेल की कीमत ऊपर जानी है, क्योंकि जितना निवेश होना था पिछले 3 सालों में निवेश हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ जो है जो इसका ओपेक उसका फायदा उठाएगा। तीसरी तरफ जितनी उम्मीद है कि रिन्यूएबल रिप्लेस कर पाएगी, रिन्यूएबल उतना रिप्लेस कर ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो लिहाजा तेल की कीमतें 22-23 में तो ऊपर जानी है, लेकिन अभी चंद आने वाले जो इमीडिएट वीक्स हैं उसमें तेल की कीमत $75 हो सकती है, और उसको सबसे बड़ा कारण जो होगा अमेरिका का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की कीमत नीचे आए। ओके ओके, यानी $75 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं। शुक्रिया तनेजा जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए कुछ और खबर पर देख लेते। चांदी की अगर बात करें, सुगंधा जी क्या लग रहा है, चांदी अब यहाँ से और सस्ती हो सकती है क्या? जी मुझे नहीं, सॉरी विश्वमोहन, मुझे नहीं लगता कि चांदी यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ से करेक्शन फेस करेगी। चांदी का अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो पॉजिटिव नज़र आता है। इवन दो प्राइसेस 67,500 मार्क पर अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। प्राइसेस अगर उस बैरियर को ब्रेक कर जाते हैं तो 68,800 तक की मूव हमें देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। इंट्राडे सेशन की भी बात करूँ तो 66,200 पर प्राइसेस शॉर्ट टर्म सपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर 66,200 के लेवल्स पर बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 65,500, हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 67,400। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें भाविक, तो नेचुरल गैस काफ़ी वॉलेटाइल है, क्या लग रहा है अब आपको यहाँ से? कल गिरावट काफ़ी थी, आज भी कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है, अब यहाँ से आपको कैसा दिख रहा है नेचुरल गैस? देखिए, नेचुरल गैस में अभी दो
फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वेदर फोरकास्ट है और दूसरा जो नॉर्थ टू की जो पाइपलाइन है जर्मनी से जा रही है वो आई थिंक नॉर्थ टू पाइपलाइन तो अभी जर्मनी ने अभी नाम बोला है, तो उसकी वजह से कल हमने देखा कि गिरावट आई है। और ओवरऑल वेदर फोरकास्ट देखें तो अभी भी विंटर अगर है तो वो थोड़ी माइल्ड है, तो उसकी वजह से बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है नेचुरल गैस में। आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी 350 का एक बेस बन चुका है, क्योंकि डबल बॉटम भी हमने देखा है 351 के करीब। तो 350 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 375 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 340 का। यानी 350 के आसपास आपको खरीदारी की सलाह है। 370 75 तक भी जा सकता है। 340 का वहां पर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। बेस मेटल्स में सुगंधा जी क्या लग रहा है? बेस मेटल्स में कोई काउंटर जहां पे ट्रेड करने लायक है आज? मुझे लगता है जो डॉलर इंडेक्स में हमने काफी स्ट्रेंथ आते हुए देखी है, इसकी वजह से बेस मेटल्स के प्राइसेस में काफी करेक्शन देखने को मिली है। इसके साथ साथ अभी अगर हम देखें तो चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर को लेके भी काफी ज्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं। चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर इज कूलिंग डाउन सिंस द मंथ ऑफ मे, सो ये भी एक कंसर्न है और ये सेक्टर बहुत ज्यादा बेस मेटल्स को कंज्यूम करता है एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 25% टू द जीडीपी ऑफ चाइना। सो यहाँ से डिमांड में अगर कमी आती है तो वो बेस मेटल्स के प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में भी जो राइज देखने को मिल रहा है वो भी प्राइसेस को कुछ हद तक प्रेशराइज कर रहा है। मुझे लगता है लेड में आज सेलिंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 187। स्टॉप्स रहेंगे 188.50 और हमारे डाउन साइड में टारगेट्स रहेंगे 185 से 184.50। इसके साथ साथ जिंक अगर मैं देखूं तो जिंक में भी हमने ऑलरेडी काफी करेक्शन आते हुए देखी है। सो जिंक सिंस ओवरसोल्ड नजर आता है, सो जिंक के प्राइसेस में मैं 259 से 260 के लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस दूंगी। स्टॉप्स रहेंगे 257 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 265। हैविंग सेड दिस इज जस्ट अ कॉन्ट्रेरियन कॉल, ट्रेंड अभी डाउन ही रहेगा जिंक के प्राइसेस में भी, बट यस यहाँ से कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है प्राइसेस में। यानी रिकवरी के लिए जिंक में आप ट्रेड कर सकते हैं। जिंक और लेड इनकी तरफ से दो टॉपिक आज के लिए है। चलिए अब बात कर लेते हैं शुगर सेक्टर को लेकर। हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी जी हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर चीनी उत्पादन के नए सीजन में क्या हालात है, कितना उत्पादन हुआ है और कितनी मिलें अब तक ऑपरेशनल है, कहाँ तक पेराई हुई है? ऐसा है कि करीबन 60% मिले जो चालू होनी उसकी चालू हो गई है, और जो हमारा अनुमान पहले से जो 305-10 था वो हमने 5 लाख टन कम करके 300-305 का किया हुआ है। जो शायद रिकवरी और यील्ड कम हो रहा है। और ईस्ट यूपी के अंदर जो है वो वहाँ पे गन्ना थोड़ा डैमेज भी हुआ था, और बिहार में तो ये दो जगह पे थोड़े उत्पादन कम होने की वजह से 5 लाख टन कम होने की उम्मीद है। और अभी भी जैसे हिंदुस्तान में जो भी अनुमान किया जाता है अक्टूबर नवंबर में, वो अनुमान 5% प्लस माइनस होने की उम्मीद रहती है जनवरी में। तो ये जनवरी में पता चल पाएगा कि हिंदुस्तान का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इथेनॉल जो है वो 3 से 3.5 मिलियन टन जो है गन्ना उसमें ही जाना है, क्योंकि जो कैपेसिटी अभी रेडी है वो 100% यूटिलाइजेशन पहले होगी। जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी इथेनॉल के दाम बढ़ाए हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल गो टू इथेनॉल। तो हमारी जो प्रोडक्शन है कभी 30 मिलियन टन पे ही रुक जावे तो कोई नवाई नहीं होगी। जो 31 की बोल रहे थे शायद 1 मिलियन टन कम होगा। ये जो शुरुआत के अनुमान जो आते हैं कि प्रोडक्शन कुछ ज्यादा हुआ है, वो कोई स्टेट्स में क्या होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी 100% पे पहुंच जाती है, या लास्ट ईयर वहां पे कम थी। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 30.5 के ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। सर 305 लाख टन का उत्पादन है पूरे इस साल का, आपको लग रहा है कि उसी आसपास में रहेंगे? के आसपास, यही मैं कह रहा हूँ, 300 से 305 लाख टन के बीच में ही रहेगा। ओके सर, एक्सपोर्ट को लेकर क्या है? जो सरप्लस चीनी इस साल रहने की उम्मीद है, तो क्या स्टॉक का जो एक्सपोर्ट का जो ये अपना लक्ष्य है 60 लाख टन का, क्या हम उससे ज्यादा भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे कि इसी आसपास में होगा? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ओके 60 लाख है कि 60 लाख टन के बदले हम चाहे तो 80 लाख टन भी कर सकते हैं। डिमांड तो रहने वाली है बिल्कुल, पर शायद अगर इस तरह से जो अनुमान है नीचे जा रहे हैं,
अगर जनवरी तक और अनुमान कम गया तो वो जो है वो 5 लाख टन या 10-15 लाख टन जो भी रहेगा वो ये गिना जाएगा कि ये निर्यात हो गया है। ओके तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्राइस न बढ़ जावे उसका ख्याल गवर्नमेंट को और सबको रखना पड़ेगा। तो क्योंकि हमको 65 लाख टन चीनी मिनिमम ओपनिंग स्टॉक चाहिए, 85 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक है। हमारा उत्पादन है 300 टन का, तो 385 हो गया। 385 में जो हमारी दिवाली की सीजन अक्टूबर महीने में रहेगी अगले साल, और कभी प्रोडक्शन लेट चालू हो जावे तो 65 लाख टन डोमेस्टिक मार्केट ना बढ़े, उसके लिए हमको मिनिमम ओपनिंग स्टॉक 1 अक्टूबर को होना चाहिए। अब हमारे पास उपलब्धि है 320 की, 320 में से 270 का तो कंजप्शन डोमेस्टिक है, तो हो सकता है कि हम 50 लाख टन से ज्यादा वर्ल्ड को दे नहीं पाए। टारगेट हमने 60 का बनाया हुआ है, वो गिर सकता है, बढ़ नहीं सकता है। सर एक और सवाल विठलानी जी, छोटा सा सवाल है। इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइसेस अच्छे हैं ही और सपोर्टिव भी है, आप भी बता रहे थे एक्सपोर्ट डिमांड तो अच्छी है, अगर चाहे तो बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट। तो क्या डोमेस्टिक लेवल पर भी शुगर के दाम बढ़ने वाले हैं कि इसी आसपास ही रहेंगे, अपने यहाँ उत्पादन पर्याप्त है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बताना चाहूंगा डोमेस्टिक प्राइस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट ने मंथली रिलीज मैकेनिज्म से डोमेस्टिक प्राइस को कंट्रोल करने की एक जो प्रथा रखी है, वो प्रथा के अंतर्गत वो कभी भी मार्केट को नीचे ला सकती है एक्स्ट्रा सप्लाई देके। तो एक तरफ से उन्होंने नीचे की भी बैंड लगा दी है कि 31,000 के नीचे कोई शुगर फैक्ट्री बेच नहीं सकती है, वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के नीचे गुनाह है। और दूसरी तरफ से मंथली कोटा रिलीज देके वो मार्केट जो है वो 33,000 या 34,000 के ऊपर महाराष्ट्र की नहीं जावे, वो गवर्नमेंट की ऐसी फीलिंग्स दिख रही है। और जहां तक यूपी का है तो वो 31,000 का बैंड नीचे का तो सेम है, पर यूपी में भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि 36,500 के ऊपर चीनी बिके। तो ऐसे कभी ऊपर दाम जाएंगे तो एडिशनल मंथली कोटा से वो प्राइस कंट्रोल किए जा सकती है। जो मैंने आपको बताया कि 65 लाख टन चीनी हमेशा हमारे पास होनी चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो 65 लाख टन जो है वो ऐसे काम में आ सकती है कि कभी आप एक्स्ट्रा रिलीज दे दो ताकि मार्केट ठंडा हो जाए। तो डोमेस्टिक प्राइस बढ़ने की उम्मीद कम है, निर्यात का कोटा पूरा हो जाने की उम्मीद है। इथेनॉल सबसे पहले बनेगा, बाद में चीनी बनेगी। सबसे पहले बनेगा चीनी, बाद में बनेगी। एक्सपोर्ट कोटा जो लक्ष्य तय हुए है उतना आराम से होगा और साथ ही दाम डोमेस्टिक लेवल पर नहीं बढ़ेंगे। ये कुछ की पॉइंट है, टेक अवे है प्रफुल्ल विठलानी जी के इंटरव्यू से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और एग्री काउंटर्स की। सोयाबीन की अगर बात करें तो आज के सत्र में कमजोरी है। भाविक क्या लग रहा है सोयाबीन में आज? देखिए कल के पॉजिटिव व्यू के बाद आज अगर देखें तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर से आई है, बट आई थिंक ओवरऑल मैं सोयाबीन की बात करूं तो अभी भी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। इंट्राडे 59.95 के करीब आता है तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं 6160 6180 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5860 का। तो ये व्यू है सोयाबीन को लेकर। शुक्रिया भाविक आपका, सुगंधा जी आपका भी। आप दोनों ने वक्त निकाला, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए और पूरा आउटलुक भी समझाया दर्शकों को। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इफेनो जंक्शन। नमस्कार।